अच्छा सुनो, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे के ऊपर, जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पेरेंट्स सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए एक डीमन को बेच देते हैं। अब देखना बाकी ये है कि वो बच्चा अपनी लाइफ कैसे बिताता है और उसके साथ क्या क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे जिसका नाम शिजुकी इरोमा होता है उसे दिखाया जाता है और इसकी उम्र सिर्फ 14 साल की होती है। और इस 14 साल की उम्र में ही इरोमा को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और एक शिप में काम करना होता है अपने पेरेंट्स के बदले, क्योंकि इसके पेरेंट्स काम नहीं करना चाहते थे। अब ऐसे ही इरोमा एक दिन शिप पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इरोमा देखता है कि उसको एक डीमन अपने साथ लेकर जा रहा होता है। डीमन बताता है कि दरअसल तुम्हारे पेरेंट्स ने हमको तुम्हें बेच दिया है, इसीलिए तुम अब जा रहे हो हमारे साथ नीदर वर्ल्ड में। दरअसल नीदर वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं। खैर इसके बाद इरोमा नीदर वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो डीमन उसको बैठा देता है और बोलता है कि प्लीज तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो और मेरे पोते बन जाओ और मैं तुम्हारा दादाजी। इरोमा उसको मना नहीं कर पाता और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और अब ये डीमन इरोमा के सारे कपड़े चेंज कर देता है और उसके लिए एक रूम भी बना देता है और बोलता है कि कल से तुमको स्कूल भी जाना है। और बोलता है तुम यहाँ पर जब तक सेफ हो, जब तक कि यहाँ के डीमंस को ये पता नहीं चलता कि तुम इंसान हो। जब उनको पता चल जाएगा तो वो तुमको पकड़कर खा जाएंगे। अब इरोमा रात को सोने के लिए जाता है, ये सोच कर के ये कोई बुरा सपना होगा। लेकिन जैसे ही इरोमा सुबह उठता है वो देखता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ सच है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं इरोमा अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल पहुंच जाता है। इरोमा के स्कूल का नाम द डीमन स्कूल होता है। इरोमा नोटिस करता है कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक डीमन होते हैं और सभी के पास पंख होते हैं जो कि उड़ उड़कर स्कूल जाते हैं। अब इरोमा स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सभी को देखकर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास काफी खतरनाक डीमन बैठे होते हैं। इरोमा ट्राई करता है कि वो सभी के साथ इतना घुल मिल जाए कि किसी को पता ही ना चले कि वो एक इंसान है। तभी इरोमा देखता है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल उसके दादाजी ही है, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी इरोमा के दादाजी यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल स्टेज पर आके इरोमा की फोटो दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा पोता है, मैं तुम सभी को इसकी फोटो दे देता हूँ। और अब हमें पता चलता है कि इस स्कूल का एक रूल है कि इस स्कूल का जो भी टॉप स्टूडेंट होगा वो आकर स्पीच देगा, और वो स्टूडेंट ये लड़का होता है जिसका नाम आस्मोडियस होता है। लेकिन आखिरी वक्त पर ही इस रूल को चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि इरोमा ये स्पीच देगा। अब इरोमा जैसे ही स्पीच देने जाता है उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, बट तभी वो दिखता है कि उसके दादाजी ने एक उसको लेटर दिया होता है और उसमें एक स्पेल होता है जिसे कि इरोमा पढ़ने लग जाता है। ये देखकर सारे डीमंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने एक स्पेल पढ़ा है जिसे कि स्कूल में पढ़ना बिल्कुल अलाउ नहीं है। खैर इसके बाद हम देखते हैं आस्मोडियस इरोमा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं स्पीच नहीं दे पाया और ये मोमेंट तुमने मेरे से छीन लिया, इसीलिए मैं तुमको फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अब आस्मोडियस इरोमा के ऊपर लगातार फायर बॉल से अटैक करने लग जाता है, लेकिन इरोमा उसके सारे अटैक्स को एक एक कर टॉर्च करने लग जाता है। अब वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसको अकेला छोड़ दिया था। वो सारी प्रॉब्लम्स को अकेले ही हैंडल करते आ रहा था, इसलिए वो काफी अच्छे से ट्रेंड हो चुका था। तभी आस्मोडियस अपने स्वॉर्ड से इरोमा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इरोमा गलती से उसको पकड़कर नीचे धक्का दे देता है, जिससे कि इरोमा ये फाइट जीत जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं आस्मोडियस इरोमा से कहता है यहाँ का रूल है, अगर कोई भी डीमन किसी दूसरे डीमन से फाइट करता है और हार जाता है तो उसको उसका गुलाम बनना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूँ। अब अगले दिन जैसे ही इरोमा अपने स्कूल पहुँचता है वो देखता है आस्मोडियस उसका 6 घंटे से वहाँ पर वेट कर रहा होता है और वो इरोमा को बताता है कि आज के दिन उसका फैमिलियर समनिंग रिचुअल होने वाला है, जिसमें कि ये सारे बच्चे अपने लिए एक फैमिलियर बीस्ट समन करेंगे और ये उनके साथ हमेशा रहेगा। और आस्मोडियस बताता है कि तुम्हारे फैमिलियर समनिंग के ऊपर ही तुमको तुम्हारा रैंक दिया जाएगा और आगे चलकर अगर तुमको एक बेस्ट डीमन बनना है तो तुमको अपने रैंक्स को बढ़ाते रहना होगा। और अब हम अगले सीन में देखते हैं इन लोगों का समनिंग रिचुअल शुरू हो जाता है और फिर एक टीचर आकर इन लोगों को एक समनिंग पैक देता है और बोलता है कि तुमको इसका यूज करना होगा। और अब हम देखते हैं सारे बच्चे एक एक कर एक एक फैमिलियर को समन करने लग जाते हैं और आस्मोडियस अपने लिए गॉर्गन स्नेक को समन करता है, जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। अब बारी आती है इरोमा की। देखना बाकी ये था कि क्या इरोमा भी बाकी डीमंस की तरह एक स्पिरिचुअल को समन कर पाएगा या फिर नहीं। अब जैसे इरोमा समनिंग पैक्ट को यूज करता है उसके पास एक फैमिलियर समन नहीं होता है, बल्कि इनका कालीगो टीचर ही समन हो जाता है, क्योंकि इरोमा ने कालीगो टीचर का दिया हुआ पैक्ट यूज किया था। अब जैसे ही कालीगो टीचर पूरी
पूरी तरीके से समन हो जाते हैं, वो एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर इरोमा और कालेगो दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज इस स्पिरिचुअल समनिंग आप कैंसिल कर दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम तुमको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, और अगर इस बीच फैमिलियर ने अपने मालिक के ऊपर अटैक किया तो अपने आप ही पनिशमेंट उसके ऊपर चढ़ जाती है, और अगर तुमने जानबूझकर इस स्पिरिचुअल को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और ये बात अगले ही दिन न्यूज़पेपर में भी छप जाती है कि इरोमा ने पहले दिन पर ही स्पिरिचुअल समनिंग रिचुअल में काल्को टीचर को ही समन कर लिया, और साथ ही साथ उसने स्कूल के टॉप स्टूडेंट आस्मोडियस को हराकर अपना गुलाम बना लिया। और अब हम अगले सीन में देखते हैं इरोमा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम क्लारा होता है। क्लारा इरोमा को अपने बारे में बताती है, तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और आस्मोडियस इरोमा और क्लारा को पकड़कर नीचे फेंक देते हैं। अब क्लारा इरोमा को गेम खेलने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से इरोमा उसे हाँ कर देता है, और इसी वजह से आस्मोडियस को भी गेम खेलना पड़ता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और क्लारा से बोलते हैं कि क्लारा हमें भूख लगी है और प्यास लगी है, तुम हमें खाने के लिए कुछ दे दो। अब क्लारा जैसे ही अपने जेब पर हाथ रखते है उसके पास खाने के लिए सामान आ जाता है, जो कि उन लोगों को वो दे देती है। ये देखकर इरोमा पूछता आखिर ये तुम क्या कर रही हो। क्लारा बताती है दरअसल ये जेब मुझे मेरी फैमिली से मिला है, मैं जैसे इसके ऊपर हाथ रखती हूँ खाने का सामान आ जाता है, जो कि मैं इन्हें दे देती हूँ, जिसकी वजह से ये लोग खाना लेकर मेरे साथ कभी कभी खेल लेते हैं। अब क्लारा इरोमा को भी कुछ खाने का सामान देती है और बोलती है कि तुम इसे ले लो और मेरे साथ खेलो, लेकिन इरोमा इसके लिए मना कर देता है। क्लारा को लगता है कि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए वो सामान नहीं ले रहा। इरोमा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इन सब चीजों के बिना ही खेलूंगा। ये सुनते ही क्लारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर इरोमा के दादाजी उससे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत जल्दी 2 दोस्त भी बना लिए। इरोमा कहता है ये आखिर दोस्त क्या होता है, मैं तो हमेशा से ही अकेले रहा था और मैं इन लोगों के साथ बस खेलता हूँ। उसके दादाजी बोलते हैं अरे बेवकूफ, इसे ही तो दोस्त बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं, और कैंटीन में उनके रैंक के हिसाब से उन लोगों को खाना मिलता है, और आस्मोडियस और इरोमा का रैंक कुछ भी नहीं होता, उनको 0 रैंक मिला होता है, जिसकी वजह से उनको सबसे गंदा खाना खाने को मिलता है। अब अगले दिन इरोमा के दादाजी इरोमा से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें इन डीमन से अलग नहीं दिखना, इन्हीं में घुल मिल जाना है, इसीलिए मैंने तुमको मिक्स फिट्स के क्लास में डाल दिया है तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। अब इरोमा जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है तो उसे क्लासरूम में जाने के लिए एक गुफा को पार करना होता है। अब ये लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं एक कचरे का ढेर, और उसी के बगल में ही इनकी क्लासरूम होती है। अब ये लोग जैसे ही अपने क्लासरूम में जाते हैं इनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है साबरू। वो इरोमा से बोलता है तुम मेरे राइवल हो, क्योंकि मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा रैंक यून पर। इरोमा पूछता है आखिर ये रैंक यून क्या है। अब ये इरोमा को एक्सप्लेन करता है कि इस डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं, और 10वें नंबर का रैंक यून रैंक होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है, और जिस भी इंसान को यून रैंक मिलता है वो बनता है डीमन किंग, जो कि मुझे मिलेगा। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इनका टीचर आ जाता है, जो कि होता है कालेगो टीचर। वो बोलता है अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम बाकी है, जो कि होगा इस प्रोबेबली को खत्म करना है और पहुँचना है दूसरे पॉइंट तक, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज्यादा लंबा, और एक है बहुत छोटा रास्ता लेकिन खतरों से भरा हुआ। वो बताता है तुम्हारा रैंक इसी के ऊपर डिसाइड होगा, एक तुम्हारे सबनिंग एरिया के ऊपर और दूसरा इस टेस्ट के ऊपर। इसी बीच साबनोंग बोलता है मैं तो छोटा वाला रास्ता लूंगा, जो कि खतरनाक है, क्योंकि एक डीमन किंग को वही रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन काल्को टीचर बोलता है तुम्हें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो गार्डियन है वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए उस रास्ते को भी बंद किया हुआ है। इसी के ही साथ इस रेस को शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद ये सारे डीमंस अपने पंख फैलाकर उड़ जाते हैं, लेकिन इरोमा के पास पंख नहीं होते, जिसकी वजह से वो खाई में गिरने लगता है। अब सारे डीमंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इरोमा को एक कौवा उड़ाकर ले जाता है। अब वो कौवा इरोमा को गार्डियन के नेस्ट में गिरा देता है, और दूसरी तरफ साबनॉक उस गार्डियन से लड़ रहा होता है, और इरोमा देखता है उस गार्डियन के बच्चे को चोट लगी होती है। अब इरोमा उस चोट को ठीक करने की कोशिश करता है, इसी बीच उसका एक खून का बूंद उस चोट के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस गार्डियन के बच्चे की चोट एकदम से ठीक हो जाती है। इरोमा कहता है शायद मुझे लगता है कि इंसानों का खून डीमंस की चोट को ठीक कर सकता है। अब वो बच्चा इरोमा को अपने पीठ पर बैठाकर उड़कर वहाँ से इरोमा को ले जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि साबनॉक अभी भी उस गार्डियन से लड़ रहा होता है, और उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है कि मैं डीमन किंग बनने से पहले ही मर नहीं जाऊं, बट तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता, और तभी वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है। इसमें होता ये है कि वो जिस भी चीज को चबाएगा उसी के मटेरियल से उसका एक वेपन बन जाएगा। अब लगातार वो बहुत
सारे वेपन्स बनाने लग जाता है और उस गार्डियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके एक भी वेपन से उस गार्डियन को कुछ भी नहीं होता। अब गार्डियन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है, इरोमा उसके बच्चे के साथ उसके बीच में आ जाता है और अब वो बच्चा गार्डियन को समझाता है कि इसने मेरी जान बचाई थी। सुनते ही वो गार्डियन इरोमा का शुक्रिया अदा करता है और साबनोक को भी छोड़ देता है। और अब दूसरी तरफ सारे बच्चे एक एक कर इस रेस को कंप्लीट करने लग जाते हैं। पहले नंबर पर आता है आस्मोडियस और दूसरे नंबर पर क्लारा। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी साबनोक और इरोमा इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कालेगो सेंस इन दोनों का नाम कट करने जा ही रहे थे। तभी ये दोनों गार्डियन के ऊपर बैठकर आने लग जाते हैं, जिनको कि देखकर सारे बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब बारी आती है इनका रैंक डिसाइड करने की, जिसकी वजह से कालेगो एक उल्लू को बुलाता है। इस उल्लू की जेब में इन लोगों के रैंक्स का बैच होगा। आस्मोडियस सबसे पहले अपना बैच निकालता है, उसको रैंक 4 मिलता है, क्लारा को रैंक 3 मिलता है और साबनोक को रैंक 2 मिलता है। अब बारी आती है इरोमा की। इरोमा जैसे ही उस उल्लू के जेब में हाथ डालता है, उसको कोई भी बैच नहीं मिलता, बल्कि उसके हाथ में एक रिंग आ जाती है और ये रिंग इस डीमन किंग की होती है। तभी उस रिंग में से एक सोल निकलकर बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और ये आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगती है। अब साबनोक और आस्मोडियस ये दोनों ही उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। तभी इरोमा के दादाजी वहाँ पर आते हैं और अपनी एनर्जी उस रिंग को खिला देते हैं और बोलते हैं कि अब ये शांत हो जाएगा और बताते हैं कि अगर ये रिंग किसी के हाथ में आ जाए तो वो कभी भी नहीं निकलती। अब इन सब की वजह से इरोमा को उसका रैंक मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से स्कूल के सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरोमा को रैंक 1 देंगे, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है। सीन में हम देखते हैं इरोमा के दादाजी इरोमा को उसके स्कूल ले जाते हैं। अब जैसे ही इरोमा स्कूल पहुंच जाता है, इरोमा के दादाजी उसको एक फोन देते हैं, जो कि उसका सेल फोन होता है। अब इरोमा अपने क्लासरूम में जाता है और अपने दोस्तों से मिलकर उनसे बातचीत कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं आज की क्लास में तुम्हें अलग अलग टीचरों से मिलना होगा और उनकी क्लासेस अटेंड करनी होगी। इसके बाद ये लोग दूसरी क्लास लेने के लिए एक टीचर जिसका नाम स्टोलेस सूजी होता है उनके पास जाते हैं। सूजी कहती है आज मैं आप सभी को एक ऐसा मैजिक सिखाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप सब अपने फ्लावर्स को बहुत अच्छे से खिला सकते हो। अब सूजी जैसे ही कौन कौन बोलती है, उसका फ्लावर बहुत अच्छे से खिल जाता है। अब सारे बच्चे अपने मैजिक का यूज करके कुछ अजीबोगरीब से प्लांट बनाते हैं, जिसमें साबनोक का प्लांट तो इतना अजीब होता है कि वो अपने ही पॉन्ट को खाने लग जाता है और आस्मोडियस का प्लांट एक फायर प्लांट बनता है जो कि सिर्फ जलता रहता है। अब क्लारा अपना प्लांट बनाती है जो कि एक बड़ा ही अजीब सा एलियन टाइप का प्लांट होता है। अब बारी आती है इरोमा की। इरोमा सोचता है कि मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो मैजिक कर ही नहीं सकता, लेकिन कितना अच्छा होता कि मैं भी बाकी डीमंस की तरह अपना मैजिक कर सकता। इरोमा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ये बोलकर वो प्लांट के ऊपर हाथ रखता है और कौन कौन बोलता है। इरोमा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि इस प्लांट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कितना अच्छा होता अगर मैं मैजिक यूज कर पाता तो मैं यहाँ पर चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाता। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेरी ब्लॉसम का पेड़ आ जाता है। ये देखकर इरोमा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो एक इंसान है, वो तो मैजिक कर ही नहीं सकता, तो ये चेरी ब्लॉसम का प्लांट यहाँ कैसे आ गया। तभी इरोमा के दादाजी उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैंने तुमको ये बताना भूल गया था कि तुम्हारी रिंग के अंदर मैंने अपने कुछ मैजिकल पावर्स डाली हैं, जिसकी मदद से तुम भी मैजिक कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसको अभी मॉडिफाई नहीं किया है कि तुम मीडियम लेवल का मैजिक यूज कर पाओगे या फिर लो लेवल का या फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल का। वो मैं बाद में कर दूंगा, जब तक कि तुम उस रिंग के मैजिक को यूज मत करना। अगर तुमने अभी रिंग का मैजिक यूज किया तो अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैजिक हो जाएगा। लेकिन कॉल आने से पहले इरोमा इस मैजिक का यूज कर चुका होता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा चेरी ब्लॉसम का प्लांट आ जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल का मैजिक होता है। खैर इसके बाद आती है स्टूडेंट काउंसिल की टीम, जिसकी प्रेसिडेंट होती है आमेरी और ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसका काम होता है स्कूल में शांति बनाए रखना। और साथ ही इसको शक होता है कि इरोमा एक इंसान है, क्योंकि जब इरोमा ने चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाया तो ये समझ जाती है कि ये पेड़ इंसानों की दुनिया में होता है। अब वो जाकर अपना सीक्रेट डोर खोलती है जो कि बुक सेल्फ के अंदर होता है और वहाँ से एक मांगा निकालती है और ये मांगा फर्स्ट लव मेमोरी के ऊपर होता है। आमेरी इस मांगा को पढ़ नहीं पाती, लेकिन उसके अंदर की पिक्चर्स को देखकर समझती रहती है और सोचती है कि आगे क्या होगा, कि किस तरीके से उस मांगा का कैरेक्टर एक लड़की से टकराता है और फिर उसकी हेल्प करता है और फिर आपस में उन दोनों को प्यार हो जाता है। ये सब कुछ देखकर आमेरी काफी ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इरोमा साफ सफाई में मदद कर रहा होता है और फिर वो कुछ काम से आगे बढ़ता है और आमेरी भी मांगा लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। और इसी बीच इरोमा और आमेरी की आपस में टक्कर हो जाती है और आमेरी नीचे गिर जाती
जाती है और फिर इरोमा उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर आमेरी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है ये तो बिल्कुल उस मांगा की तरह हो रहा है, क्या ये भी मेरी मदद करके मुझे अपने प्यार में फंसाना चाहता है, जिसकी वजह से वो इरोमा से दूर भागने लग जाती है ताकि वो इरोमा के प्यार में न फंसे। तभी इरोमा उस मांगा को उठा लेता है और पढ़ने लग जाता है। ये देखकर आमेरी बोलती है आखिर तुम ये पढ़ कैसे सकते हो। इरोमा बोलता है मैं इसको आसानी से पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसको काफी समय से पढ़ता आ रहा हूँ और मैंने तो इस कहानी के ऊपर काम भी किया है। ये सुनते ही आमेरी उसको पकड़कर अपने कैबिन में ले जाती है और इरोमा से बोलती है इरोमा तुम मुझे ये मांगा पढ़कर सुनाओ। इरोमा उसके बाद मान जाता है और ये मांगा पढ़कर बताने लग जाता है कि आखिर इस मांगा में क्या क्या हो रहा है। आमेरी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी वो अचानक से इरोमा से पूछती है आखिर ये डेट क्या होता है। इरोमा बताता है वो लोग जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक स्पेशल डे जिस दिन वो घूमते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं, इसको डेट बोलते हैं। अब इरोमा मांगा पढ़ते पढ़ते देखता है कि अब रात हो चुकी है। वो बोलता है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी आमेरी इरोमा का फोन लेके अपना नंबर उसके अंदर सेव कर देती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ओपेरा पूछता है इरोमा क्या तुम वापस से इंसानों की दुनिया में जाना चाहते हो। तभी ओपेरा अपने पुरानी लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है कि वो वहाँ पर कैसा था। तभी ओपेरा बोलता है अगर तुम वहाँ पर वापस जाना चाहते हो तो तुमको अपना रैंकिंग बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक हाई रैंकिंग डीमन के लिए डीमन वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया जाता है जिससे कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में भी जा सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। खैर इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा स्कूल पहुँच जाता है और अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। तभी उसको आमेरी का मैसेज आता है। वो उसको अपने कैबिन में बुलाती है। जैसे ही वो उसके कैबिन में जाता है वो बोलती है कि मेरे पास एक और मांगा है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मुझे पढ़कर सुनाओ। और दूसरी तरफ आस्मोडियस और क्लारा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं 2-3 दिनों से इरोमा को पता नहीं क्या हो गया, वो हमें छोड़कर चले जाता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरोमा का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो आखिर कहाँ पर जाता है। तभी वो लोग छुपकर देखते हैं कि वो तो आमेरी से मिल रहा है। आस्मोडियस कहता है कि आखिर इरोमा प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है, क्या वो पूरी स्कूल को काउंसिल करने वाला है। सच में इरोमा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और दूसरी तरफ आमेरी सबसे ये बोलकर जाती है कि वो एक डेट पर जा रही है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर ये डेट क्या होता है। और अभी इरोमा आमेरी को मांगा पढ़कर सुनाने लग जाता है। इसी बीच आमेरी इरोमा से पूछती है कि आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या है। तभी इरोमा सोच में पड़ जाता है कि सच में उसका ड्रीम क्या है। उसका तो कोई भी ड्रीम नहीं है। आमेरी बोलती है क्या तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है? अगर तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है तो तुम इसी वक्त पहले अपना ड्रीम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। और इधर हम देखते हैं आस्मोडियस और क्लारा खिड़की पर लटक कर इन दोनों को चुपके चुपके देख रहे होते हैं। और आस्मोडियस क्लारा को रोक रहा होता है उनके कमरे में जाने से, क्योंकि क्लारा को लगता है कि इरोमा अब उसके साथ खेलना नहीं चाहता। इस लड़की ने इरोमा को उससे छीन लिया है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्लारा रूम के अंदर जाना चाहती थी और आस्मोडियस उसको बेचना नहीं चाहता था। और अब हम देखते हैं आमेरी इरोमा से बोलती है अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना कौन सा गोल चूज करो तो मैं तुमको सजेशन करती हूँ कि तुम अपना गोल अपने रैंक को डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारा रैंक अभी 1 है तो तुम कोशिश करो रैंक 2 पर जाने की। ये गोल तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ये आइडिया इरोमा को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी अचानक से क्लारा और आस्मोडियस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और क्लारा इरोमा को खींचकर बाहर ले जाती है। आमेरी कहती है ठीक है इरोमा, आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी का सेशन हम कल करेंगे। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लारा इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो सांपों के सर पर चढ़कर बोलने लग जाती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरोमा अब मेरे साथ खेलता नहीं है, वो लाल बाल वाली लड़की इरोमा को मेरे से दूर करी जा रही है। सांपनो कहता है अच्छा तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम उसको अपने प्यार में फंसा लो। क्लारा कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। और अब क्लारा जाके सक्यूबस ट्रेनिंग का फॉर्म भर देती है। अब क्लारा जैसे ही सक्यूबस ट्रेनिंग के क्लास में जाती है वहाँ की टीचर क्लारा का सेक्सीनेस चेक करती है। उसके अंदर सेक्सीनेस सिर्फ 2% होता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उसकी टीचर क्लारा को कुछ बुक्स देती है और बोलती है इसको पढ़ो और अपने अंदर सेक्सीनेस की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाओ। उस बुक में लिखा होता है कि जिसको भी तुम्हें अट्रैक्ट करना है उससे कैसे बात करनी चाहिए, अपने फेस पर कैसे मेकअप लगाना चाहिए और जिसको अट्रैक्ट करना है उसे टच करना चाहिए। क्लारा ये सब कुछ करने का ट्राई करती है, लेकिन उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर क्लारा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी उदास फील करती है और अपने घर चली जाती है। अब घर पर उसको सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद वो अगले दिन वापस से स्कूल आती है और इरोमा के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन गलती से वो काले को सेंस के ऊपर अटैक कर
कर देती है। अब ये सब कुछ होने के बाद क्लारा अपने टीचर के पास जाती है और उनको सब कुछ सच सच बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो इरोमा को अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही। ये सब कुछ देखकर उसकी टीचर बोलती है, ठीक है, तो मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, ये परफ्यूम। अगर तुम ये परफ्यूम लगा लो तो जिसको भी तुम अट्रैक्ट करना चाहती हो अपनी तरफ, वो तुम्हारे पास काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्लारा को ये सब अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ये यूज करने के लिए उसको मना कर देती है और अब वो बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर इरोमा आता है और बोलता है, एक लड़की को यहाँ पर अकेले ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये सुनकर क्लारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इरोमा से बोलने लग जाती है, एक दिन मैं तुमको जरूर अपने प्यार में फंसा लूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और दूसरी तरफ क्लोरा की टीचर क्लोरा को देख रही होती है। वो देखती है कि क्लोरा का परसेंटेज 2% से बढ़कर 10% हो चुका है। खैर, इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा बस सोने जा ही रहा होता है। तभी वो सोचता है कि सच में मैं रैंक अप कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। उसे आमिरी की बात याद आती है कि आमिरी ने उसे कहा था कि वो अपना रैंक अप करे और मेरे साथ आकर खड़े हो जाए। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा अपने दोस्तों को यानी कि क्लोरा और आस्मोडियस को बताता है कि मैं रैंक अप करना चाहता हूँ। ये सुनकर आस्मोडियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि आप भी रैंक अप करना चाहते हो। इसके बाद आस्मोडियस इरोमा को स्कूल के जिम एरिया में लेकर जाता है जो कि उनके क्लासरूम के नीचे होता है और यहाँ पर आस्मोडियस इरोमा को बताता है कि रैंक अप करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप रैंक अप के एग्जाम को क्लियर करो और जो नेक्स्ट रैंक अप एग्जाम होने वाला है वो होगा एक हफ्ते बाद और ये एग्जाम होगा एक्सिक्यूटिव कैनल बॉल के ऊपर। और बताता है कि इस गेम को इसलिए बनाया गया था कि जब दो डीमंस अपने टेरिटरी के लिए लड़े तो इस गेम से ही डिसाइड किया जा सके कि कौन सा टेरिटरी विनर है। और जब डीमंस इस गेम को खेला करते थे तो वो काफी खतरनाक बॉल का यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सिर्फ सिंपल बॉल का ही यूज किया जाता है। इसके बाद ये लोग इस गेम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर आस्मोडियस क्लारा को बोलता है कि तुम कुछ कर्स्ड पपेट निकालो अपनी जेब से। क्लारा भी ऐसा ही करती है। इसके बाद ये लोग इस गेम को शुरू करते हैं जहाँ पर इरोमा इस बॉल को टॉस तो कर लेता है लेकिन थ्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इरोमा को बचपन से ही टॉस करना काफी अच्छे से आता था। अभी ये लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर इनकी क्लास के और भी बच्चे आ जाते हैं और वो बोलते हैं उनको भी उनके साथ खेलना है, जिसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी मिलकर इन लोगों के साथ खेलने लग जाते हैं। इरोमा देखता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास कोई ना कोई पावर है जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर होती है और ये इस गेम में यूज करते हैं। ये देखकर इरोमा काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि उसके पास तो कोई भी पावर्स नहीं है, आखिर वो इन लोगों से जीत कैसे सकता है। और अब इरोमा इस बारे में सोचता हुआ आस्मोडियस से अपने प्रॉब्लम को शेयर करता है। आस्मोडियस कहता है अगर आपको सच में अपनी रैंक बढ़ानी है तो आपको किसी हाई रैंकिंग डीमन से मिलना पड़ेगा और हमारी नजरों में एक लौते हाई रैंकिंग डीमन सिर्फ तुम्हारे दादाजी है। अब इरोमा अपने दादाजी के पास जाता है और उनको सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई ओवर पावर है जिसकी वजह से वो ये वाला टेस्ट जीत ही नहीं सकता। इस वजह से वो अपने दादाजी से हेल्प मांगता है। इरोमा के दादाजी उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं और उसको फिर ट्रेनिंग के लिए घर ले जाते हैं। अब इरोमा के दादाजी उसको बताते हैं कि जब भी तुम इस बॉल को फेंको तो तुम इस स्पेल को पढ़ना। जैसे ही तुम इस स्पेल को पढ़ोगे तुम्हारे अंदर से एक ड्रैगन निकलेगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस बॉल को लेकर पत्थरों को चीरता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इरोमा बोलता है नहीं दादाजी, मैं ये स्पेल पढ़कर कोई भी टेस्ट पास नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खुद से मेहनत करूँ और इस टेस्ट को पास करूँ। ये बात सुनकर इरोमा के दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई कि तुम खुद से इस टेस्ट को पास करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक टीचर लेके आता हूँ जो कि तुमको ट्रेन करेगा। और अभी इरोमा के दादाजी अपने साथ ओपरा को लेकर आते हैं, तो अब से ओपरा इरोमा का टीचर होगा और इरोमा को ट्रेनिंग देगा। ओपरा कहता है इरोमा तुम्हारी टॉचिंग स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हारी थ्रोइंग स्किल अच्छी नहीं है, तो हम इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। वो बोलता है तुमको सबसे पहले अटैकिंग स्किल सीखने के लिए तुम्हें बॉल को कैच करना सीखना होगा। और अभी इरोमा बॉल को कैच करने की कोशिश करता है लेकिन वो एक भी बॉल कैच नहीं
कर पाता। इसी तरीके से वो एक हफ्ते तक बॉल को बस कैच करने की प्रैक्टिस करता रहता है। उसके हाथ भी पूरी तरीके से छिल जाते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और आखिर में जाकर वो एक बॉल को कैच कर ही लेता है। और अब प्रैक्टिस करते हुए एक हफ्ते का समय बीत चुका था और अब एक्सिक्यूशन गेम का दिन भी आ चुका था। इस वजह से इरोमा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। ओपरा कहता है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस मत हो, बस तुम्हारे अंदर जो डर है उसको तुम एक्साइटमेंट की तरह यूज करो। अगर तुमने इस चीज को फॉलो करा तो तुम डेफिनेटली जीतोगे। इरोमा इस चीज को नोट कर लेता है कि वो टेस्ट के दौरान इसी को ही फॉलो करेगा। खैर अब इरोमा स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पर इरोमा का टेस्ट होने वाला था और अब कालीगो सेंस सभी बच्चों को इस गेम के रूल बताते हैं। वो बताते हैं इस गेम के दौरान कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के ऊपर मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो बस बॉल के ऊपर ही मैजिक यूज करेगा। अगर किसी भी बच्चे ने बॉल के अलावा किसी और के ऊपर मैजिक यूज करा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब कालीगो सेंस सारे बच्चों को दो टीमों में डिवाइड कर देते हैं। एक टीम में क्लारा और इरोमा तो आ जाते हैं लेकिन आस्मोडियस दूसरी टीम में चला जाता है। आस्मोडियस सोचता है उसको तो इरोमा की हेल्प करनी थी लेकिन अब वो कैसे कर सकता है, वो तो दूसरी टीम में है। अब वो यही सोचते रह जाता है। खैर इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। सारे बच्चे बॉल को हिट करने लग जाते हैं। कोई इस गेम को पास कर पाता है, कोई नहीं। इसी बीच क्लारा का पता नहीं कौन सा दिमाग चलता है कि वो अपनी जेब से इतने सारी बॉलें निकालने लग जाती है, जिसको देखकर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतनी सारी बॉल आई कहाँ से। तभी उनमें से एक बच्चा आकर सभी बच्चों के ऊपर अपना मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से कालीगो सेंस उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तभी अचानक से बॉल आ जाती है इरोमा के ऊपर। इरोमा बॉल को कैच करना तो सीख चुका था लेकिन अभी भी वो बॉल को अटैक करना नहीं सीखा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर साबनोक आता है और इरोमा से कहता है इरोमा तुम मुझे ये बॉल दे दो, मैं थ्रो करता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि वो आस्मोडियस के ऊपर इस बॉल को अटैक करेगा। लेकिन अभी भी आस्मोडियस सोच में डूबा है कि वो क्या करे, बट फिर भी वो बॉल को आसानी से रोक लेता है और साबनोक को आउट कर देता है। और अब इस गेम के आखिर में सभी बच्चे आउट हो चुके थे, बस आखिर में आस्मोडियस और इरोमा ही रह जाते हैं। आस्मोडियस सोचता है कि वो इरोमा को एक फ्री बॉल दे दे जिससे कि इरोमा जीत जाएगा और ये गेम खत्म हो जाएगा। तभी वो इरोमा का फेस देखता है। इरोमा का फेस कुछ अजीब सा था, जिसकी वजह से आस्मोडियस सोचता है नहीं मैं ये क्या करने जा रहा था, अगर मैंने ऐसा किया तो इरोमा की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। मुझे अपनी पूरी पावर्स के साथ इरोमा के ऊपर अटैक करना चाहिए। इसी वजह से आस्मोडियस अपनी पूरी पावर्स लगाकर एक फायर बॉल बनाता है जो कि वो इरोमा की तरफ अटैक करता है। ये देखकर सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन इरोमा बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसको ओपरा की बात याद आती है जिससे कि वो अपने सारे डर को एक्साइटमेंट में चेंज कर देता है और बॉल की तरफ बढ़ता है। अब इरोमा भागते हुए उस बॉल को कैच तो कर लेता है लेकिन उस बॉल की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इरोमा उस बॉल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इरोमा सोचता है इस बॉल की एनर्जी काफी ज्यादा है, क्यों ना मैं इसकी एनर्जी को ही यूज कर इसको डिफ्यूज कर दूं और वापस आस्मोडियस के ऊपर फेंकूं। इरोमा ऐसा ही करता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस बॉल को आस्मोडियस की तरफ फेंकता है और वो बॉल जाकर सीधा आस्मोडियस के कंधे पर लगती है और आगे निकल जाती है। इसी वजह से आस्मोडियस यहीं पर आउट हो जाता है और हमारा इरोमा इस गेम को जीत जाता है। तभी वहाँ पर कालीगो सेंस आते हैं और इरोमा से बोलते हैं कि इरोमा अगर आस्मोडियस ने तुमको ऐसे ही जीतने दिया होता तो मैं तुम्हारा रैंक अप ना करता, लेकिन मैंने देखा था आस्मोडियस ने अपनी पूरी जान लगाकर इस गेम को खेला और तुमने भी अपनी पूरी जान लगाकर इस गेम को जीता, इसीलिए मैं तुम्हारा रैंक अप कराऊं। ये लो तुम्हारा बैच, तुम रैंक 1 से रैंक 2 पर जाते हो। तभी वहाँ पर आमेरी भी आ जाती है और इरोमा से बोलते हैं इरोमा तुमने सच में बहुत अच्छा किया और इस गेम को जीता, सच में तुम इस पल को हमेशा याद रखोगे। अब इरोमा अपने घर जाता है और अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी मेरा रैंक अप हो गया, अब मैं रैंक 1 से 2 पर आ गया हूँ। ये सुनकर इरोमा के दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब इरोमा ओपरा को थैंक्स बोलता है। ये सुनकर इरोमा के दादाजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे तो थैंक्स नहीं बोला। तभी इरोमा के दादाजी को याद आता है कि सच में मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा वापस से अपने स्कूल जाता है और जैसे ही वो अपने क्लास में जाता है वो देखता है कि उसकी क्लास में एक और न्यू टीचर आ रखा है जो कि बिल्कुल क्लारा की तरह होता है और इस टीचर का नाम रॉबिन सेंसे होता है। और ये टीचर सभी से बोलता है कि आज की तुम्हारी क्लास मैं लूंगा और इस क्लास में तुम लोगों को अपने फैमिलियर को निकालना होगा और उससे अपनी बॉन्डिंग बनानी होगी। सो अब क्लास स्टार्ट हो जाती है और आस्मोडियस सबसे पहले अपना फैमिलियर निकालता है जो कि एक गॉर्गन स्नेक होता है। ये देखकर साबनोक भी अपना फैमिलियर निकाल लेता है और इसका फैमिलियर एक केल्पी होता है। अब ये दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं कि किसका फैमिलियर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर अब बारी आती है क्लारा की। क्लारा जैसे ही अपना फैमिलियर निकालती है वो एक अजीब सा मेंढक जैसा होता है, लेकिन फिर भी ये एक मिस्टिकल बीस्ट होता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। ये देखकर उनका टीचर रॉबिन बोलता है, क्लारा आखिर तुमने इसको कंट्रोल कैसे कर लिया? ये तो तुम्हारी सारी बात मान रहा है। तभी रॉबिन नोटिस करता है कि क्लारा उस बीस्ट को कंट्रोल नहीं करी बल्कि बीस्ट क्लारा को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो बीस्ट क्लारा को बोलता है क्लारा वैसा ही करती है। वो बीस्ट क्लारा को बॉल लाने के लिए बोलता है और बोलता है मेरे लिए जाकर एक ब्रेड लेकर आओ और क्लारा भी उसकी सारी बातें मानती है। और अब बारी आती है इरोमा की। इरोमा का फैमिलियर तो खुद का ही उसका टीचर खालिगो सेंस था जिसकी वजह से वो शुरू में अपने फैमिलियर को नहीं बुलाता, लेकिन रॉबिन उसको बार बार फोर्स करता है कि वो भी जल्दी से अपने फैमिलियर को बुलाए। उसकी बात मानते हुए इरोमा अपने फैमिलियर को बुला लेता है, जिसको देखकर रॉबिन काफी उसका मजाक बनाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फैमिलियर तो काफी फ्लफी है, क्योंकि रॉबिन को भी ये बात पता ही नहीं होती कि इरोमा का फैमिलियर कालिगो सेंस है। और अब हम देखते हैं कालिगो सेंस पहले तो इरोमा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसको क्यों बुलाया, और फिर कहता है छोड़ो, अगर तुमने मुझे बुला ही लिया है तो अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इस टेस्ट में तुम पूरे फुल मार्क्स लेकर आओ। और अब इनकी क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर रॉबिन बोलता है कि पहले इस फ्रिस्बी को फेंको और अपने फैमिलियर से बोलो कि इसको लेकर आए। इरोमा जैसे ही इस फ्रिस्बी को फेंकता है कालिगो सेंस गुस्से में जाकर इस फ्रिस्बी को लेकर आ जाता है। अब रॉबिन बोलता है तुम्हें अपने फैमिलियर के साथ डांस करना है, भागना है और बहुत सारी चीजें करनी है। कालिगो सेंस को ये सब करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी थक भी जाता है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ इरोमा के लिए करता है ताकि इरोमा को अच्छे मार्क्स मिल सके। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी इरोमा आस्मोडियस से पूछता है कि ये जगह आज इतनी खाली क्यों लग रही है। आस्मोडियस बताता है दरअसल आज होने वाला है बैटलर्स का हॉकी हंट। इरोमा पूछता है आखिर ये बैटलर्स क्या होता है। आस्मोडियस बताता है दरअसल इसमें अपर क्लास के लोग आते हैं और इस स्कूल में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको अपनी टीम में ले लेते हैं। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी इनको बहुत तेज की आवाज आती है। दरअसल ये हॉकी हंट स्टार्ट हो जाता है। सारे अपर क्लास आ जाते हैं बच्चों को अपनी टीम में लेने के लिए। इसी बीच एक और अपर क्लास इरोमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन आस्मोडियस उसको रोकने के लिए उसके आगे फायर लगा देता है, जिसकी वजह से वो अपर क्लास इरोमा के पास नहीं आ पाता। इसके बाद आस्मोडियस बोलता है कि हमें इन अपर क्लास के साथ नहीं जाना, इसीलिए वो क्लारा, इरोमा और अपने चारों तरफ एक फायर का सर्कल बना देता है जिससे कि कोई भी अपर क्लास इनके पास नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ ये लोग आगे भी बढ़ने लगते हैं। इरोमा देखता है कि ये अपर क्लास इस स्कूल में आकर इन बच्चों को जबरदस्ती पकड़ने लग जाते हैं और कुछ तो इनको जबरदस्ती बांध कर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर इरोमा काफी ज्यादा डरने लग जाता है और कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की टीम आ जाती है। इरोमा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आमिरी स्टूडेंट काउंसिल की लीडर है, क्योंकि इससे पहले इरोमा को ये बात पता ही नहीं थी। और अब आमिरी इरोमा के पास आती है और बोलती है इरोमा तुम मेरे बैटलर में आ जाओ, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल भी एक बैटलर है। अब आमिरी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इरोमा को पसंद करती है। खैर अब बैटलर का हॉकी हंट खत्म हो जाता है और अब कालिगो सेंस क्लास में आता है और सारे बच्चों से बोलता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम सारे बैटलर्स को आराम से देख लो और डिसाइड कर लो कि तुमको किस बैटलर में जाना है। इसके बाद हम देखते हैं इरोमा की पूरी टीम भी निकल जाती है अपने बैटलर को चूज करने के लिए। वो बहुत सारे बैटलर्स देखते हैं जैसे कि खाना बनाने वाली टीम, लाइब्रेरी की टीम और डेमन किंग की टीम। अभी लोग जैसे ही डेमन किंग के बैटलर में जाता है साबनोक कहता है कि मुझे यही लेना चाहिए, क्योंकि साबनोक को लगता है कि यहाँ पर इसको डेमन किंग बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो जल्दी ही डेमन किंग बन पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो दरअसल डेमन किंग के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। अब साबनोक वहाँ मौजूद बुक को पढ़ने लग जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर डेमन किंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। वो कहता है कि मेरे लिए यही सही रहेगा। और अब हम इरोमा को देखते हैं। इरोमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बैटलर को चुने। तभी उसकी रिंग शाइन करने लग जाती है और किसी की तरफ खींचने लग जाती है। तभी इरोमा उड़ता हुआ उस इंसान के पास चले जाता है। वो भी बिल्कुल इरोमा
इरोमा की तरह ही होता है। वो इरोमा से बोलता है, अरे तुम्हारे पास तो ग्लिटनस फीडर रिंग है, और फिर बताता है कि तुम मेरे पास खींचे इसलिए चले आए क्योंकि मेरे गले में जो पेंडेंट है वो भी सेम मटेरियल का बना है। और फिर वो इरोमा को बताता है कि दरअसल मैं भी तुम्हारे से अपर क्लास हूँ और मेरा भी एक बैटलर है जहाँ पर मैं उन बच्चों को मैजिक सिखाता हूँ जो कि ज्यादा अच्छे से मैजिक नहीं कर पाते, ताकि वो इसे सीख कर अपने मैजिक को अच्छे से इम्प्रूव कर सके। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा अपने घर जाता है और अपने दादाजी से मिलता है। इरोमा के दादाजी इरोमा की रिंग को मॉडिफाई कर देते हैं और उस रिंग में 4 लेवल डाल देते हैं। जो लेवल 1 होता है वो होता है डेविल लेवल, और लेवल 2 होता है वो है डीमन लेवल, और जो नंबर 3 होता है वो होता है स्ट्रीम्ड लेवल, और जो चौथा लेवल होता है उसको इरोमा के दादाजी बोलते हैं इसको तुम कभी भी यूज मत करना जब तक कि तुम किसी इमरजेंसी में ना हो, क्योंकि ये वाला लेवल इस पूरी रिंग की एनर्जी को एक ही बारी में यूज कर लेगा। और जो पहले वाला लेवल होता है उसका मैजिक पावर थोड़ा सा होता है और दूसरे का थोड़ा ज्यादा और तीसरे का एक्सट्रीम लेवल का होता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा वापस से अपने स्कूल जा चुका होता है। तभी उसको आमिरी का मैसेज आता है कि इरोमा तुम स्टूडेंट काउंसिल में कब तक आ रहे हो। इरोमा कहता है हाँ बस थोड़ी देर में। तभी इरोमा सुनता है कि उसके बगल वाले रूम में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो जैसे ही उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि उस रूम में वही लड़का है जिससे कि इरोमा कल टकराया था। इरोमा उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। धमाके की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इरोमा उसकी थोड़ी सी केयर करने लगता है। अब इरोमा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है मेरा नाम किरियो है और मैं मैजिक में थोड़ा सा कमजोर हूँ, इसीलिए मैंने ये मैजिक पेटला बनाया जिसमें कि मैं उन बच्चों को लेता हूँ जो कि मैजिक में थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन शायद मैं यहाँ पर ऐसा अकेला बच्चा हूँ। इरोमा बोलता है अच्छा तो आपने यहाँ पर क्या क्या बनाया है। अब किरियो इरोमा को अपनी काफी सारी चीजें दिखाने लग जाता है। इसी बीच वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इस चक्कर में उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर इरोमा काफी टेंशन लेने लगता है, लेकिन किरियो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, बस इसीलिए ऐसा हुआ। अब धमाके की वजह से वहाँ पर कुछ टुकड़े गिर जाते हैं जिसको कि इरोमा देख लेता है और वो उसको कुछ पजल की तरह लगता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उसको जोड़ देता है जो कि एक हार्ट शेप का कुछ बन जाता है। अब इरोमा किरियो को उसको दे देता है। किरियो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है तुमने इसको इतनी जल्दी कैसे बना लिया। इरोमा कहता है अरे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने पहले भी बहुत ज्यादा किया है, टूटी हुई चीजों को ऐसे जोड़ना। खैर अब किरियो उस हार्ट को लेकर एक मशीन में डाल देता है और बोलता है कि इरोमा मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये मशीन कैसे काम करती है। दरअसल मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो कि मैजिक अच्छे से नहीं कर सकते, ताकि इस मशीन से उन बच्चों को मैजिक मिल सके और वो भी बाकी बच्चों की तरह मैजिक अच्छे से कर पाए। ये सुनकर इरोमा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से वो आमिरी को मैसेज कर देता है कि आज वो वहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर आमिरी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि आमिरी ने काफी सारी तैयारी कर रखी थी इरोमा के लिए। इसके बाद इरोमा किरियो से बोलता है क्या मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। किरियो कहता है हाँ क्यों नहीं। और अब इरोमा अपने दोस्तों से बोलता है कि उसने किरियो का क्लब ज्वाइन किया। ये सुनकर उसके दोस्त भी बोलते हैं कि ठीक है आपने जो क्लब ज्वाइन किया है हम भी वही करेंगे। इसके बाद आसमोडियस और क्लारा भी जाकर किरियो का क्लब ज्वाइन कर देते हैं। ये देखकर किरियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए भी काफी सारे लोग आने लगे हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा आमिरी के पास जाता है। ये देखकर आमिरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि इरोमा उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए आया है, लेकिन तभी इरोमा बताता है कि वो उसका क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसने किसी और का क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर आमिरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओपेरा इरोमा को बताता है कि आपके स्कूल में स्टूडेंट टीचर मीटिंग होने वाली है जहाँ पर आपके बैटलर में आपके पेरेंट्स आएंगे ये देखने के लिए कि आपका बैटलर कैसा है। इसे बैटलर पार्टी भी कहते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही होती है जिसका नाम द 13th डिनर होता है। दरअसल इस मीटिंग में 13 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल डीमन एक साथ बैठते हैं और ये लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि अगला डीमन किंग कौन बनना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर डीमन किंग की कुर्सी खाली है। और ये लोग 3 टॉप लोगों को चूज करते हैं जिनमें से एक सालेमान होता है यानी कि इरोमा के दादाजी, और ये तीनों ही ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे होते हैं और ये लोग बात करते हैं कि किसका ग्रैंडसन सबसे ज्यादा क्यूट है। तभी इरोमा के दादाजी बोलते हैं ये देखो मेरे पास भी एक ग्रैंडसन है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी वो दोनों बोलते हैं तुम्हारा ग्रैंडसन कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। बट तभी वो लोग इरोमा की फोटो देखते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि सच में सालेमान तुम्हारा ग्रैंडचाइल्ड तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इरोमा के दादाजी को डीमन वर्ल्ड का डीमन किंग बनाएंगे। लेकिन सालेमान कहता है कि नहीं मैं डीमन किंग अभी नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए सिर्फ चेयर डीमन बनकर ही रहना चाहता हूँ। खैर इसके बाद हम नेक्स्ट
सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा के दादाजी के पास आमिरी के फादर आते हैं। दरअसल आमिरी के फादर एक पुलिसमैन होते हैं और वो इरोमा के दादाजी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें खबर मिली है कि आप इनलीगली ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे, इसीलिए आपको अब जेल जाना पड़ेगा। अब अगले सीन में इरोमा के दादाजी जेल तो चली जाते हैं लेकिन उनको कोई भी लॉकअप में बंद नहीं कर सकता, इसीलिए वो बस पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं जब तक इसकी पूरी कार्यवाही नहीं हो जाती। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि इन पुलिस ऑफिसर्स को ये बात पता कैसे चली कि इरोमा के दादाजी ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे। खैर इसके बाद हमें स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी नर्वस भी होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको देखने के लिए इस बैटलर पार्टी में आएंगे। और यहाँ पर इरोमा काफी ज्यादा खुश होता है कि पहली बार उसके घर से उसके स्कूल में कोई आएगा, क्योंकि पहली वाली लाइफ में उसकी फैमिली को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। और इस बार उसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार उसके दादाजी जरूर आएंगे स्कूल में और उसको बहुत ज्यादा चीयर करेंगे। इसके बाद हम इरोमा के दादाजी को देखते हैं जो कि कालीगो सेंस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अभी वो पुलिस स्टेशन में है, इस वजह से वो स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो आज पूरे स्कूल को वो खुद ही संभाल ले और आज के लिए वो चीयर डीमन बन जाए। और दूसरी तरफ कालीगो सेंस काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि उनको पुलिस उठाकर लेकर चली गई। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा की पूरी टीम किरियो के पास जाती है और बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी बैटलर पार्टी के लिए। इसके बाद ये लोग जाते हैं ये देखने के लिए कि उनको कौन सी जगह दी गई है डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। अब जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर तो उनको बहुत छोटी सी जगह दी गई है। वो बोलते हैं आखिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तभी इरोमा बोलता है क्यों ना हम पटाखे बनाए और हमारे पास इनको जलाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। अब ये लोग पटाखे बनाने की प्रिपरेशन में लग जाते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं होता कि आखिर ये पटाखे क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, इसीलिए ये लोग बस गन पाउडर को लेकर आते हैं और जलाकर ऐसे फोड़ते रहते हैं। इरोमा कहता है नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं बनाना, मैं रुको एग्जाम्पल लेके आता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि हमें कैसे बनाना चाहिए। इसके बाद इरोमा आमिरी के पास जाता है और उससे एक मांगा मांगता है लेकिन आमिरी उसको मना कर देती है और बोलती है मैं तुमको ये नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी फैमिली का एक सीक्रेट है। इरोमा कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं बिना एग्जाम्पल के ही इन पटाखों को बना लूंगा। अब पटाखों का नाम सुनते ही आमिरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको वो मांगा दे देती है और बोलती है कि ठीक है मुझे तुम शाम तक वापस कर देना। और अभी इरोमा अपने क्लब में सबको दिखाता है कि पटाखे किस तरीके के होते हैं और हमें कैसे बनाने चाहिए। अब इन लोगों के पास एक एग्जाम्पल भी हो जाता है और ये पटाखे बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब जैसे ये पटाखे बन जाते हैं लोग रात को ट्राई करते हैं, ये पटाखे बिल्कुल परफेक्टली फूटते हैं जिनको देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी किरियो के पास एक डीमन का कॉल आता है और ये डीमन उन 13 की मीटिंग्स में भी था। और सबसे शॉकिंग बात कि इसी ने ही पुलिस को टिप दी थी और बताया था कि इरोमा के दादाजी ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे और इन लोगों का प्लान ये होता है कि वो किरियो के साथ मिलकर इस स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किरियो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तो इरोमा के पटाखों का यूज करके इस स्कूल को तबाह करना चाहता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल में बैटलर पार्टी के शुरू होने से पहले ये बताया जाता है कि इस बैटलर पार्टी को जो भी जीतेगा उसको गिफ्ट में उनको पर्सनल बैटलर रूम दिया जाएगा और साथ ही जो भी टीम जीतेगी उसके लीडर का 2 रैंक लेवल ऊपर हो जाएगा और बाकी के टीम मेंबर्स का एक लेवल बढ़ेगा। ये सुनकर इरोमा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कितना अच्छा होगा अगर हम जीत जाए, इससे कि किरियो का लेवल 2 से बढ़कर 4 हो जाएगा, जिससे कि सारे लोग इसकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और अब सारे बच्चे अपनी बैटलर पार्टी के लिए तैयारी करने लगते हैं और इरोमा, क्लारा और आस्मोडियस मिलकर अपना लॉन्च पैड बनाते हैं जिसमें ये लोग अपने सारे पटाखों को यहीं से लॉन्च करेंगे। तभी इरोमा आकर आस्मोडियस से पूछता है अरे किरियो कहाँ गया। आस्मोडियस बोलता है अरे उसको ना कुछ काम था, वो बोल के गया है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके बाद हम किरियो को देखते हैं जो कि अपने एक सीक्रेट रूम में बैठा होता है और सोचता है कि उसके बड़े भाई ने उससे क्या बोला था कि उसको इस पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करना और इस टाइम पे सालेवान भी स्कूल में नहीं है और ये काफी अच्छा मौका है और ऐसा करने के लिए हमको तुम्हारी एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे मशीन की। और अब किरियो अपना काम कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर इरोमा आ जाता है। इरोमा बताता है दरअसल मैं तुमको ढूंढ ही रहा था, तभी मेरी रिंग एक्टिवेट हो गई और वो मुझे खींचकर तुम्हारे पास ले आई। किरियो कहता है अच्छा फिर ठीक है। इसके बाद किरियो इरोमा को अपना रूम दिखाता है और बोलता है कि देखो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और साथ ही बोलता है कि इस विंडो से देखो, इस विंडो के बाहर जितने भी लोग हैं वो तुमको नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ग्लास लगा हुआ है कि बाहर के लोग तुमको नहीं देख पाएंगे लेकिन तुम उनको आसानी से देख पाओगे। ये मेरा एक सीक्रेट रूम है, दरअसल मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और रेस्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इरोमा की टीम का लॉन्च पैड बनकर तैयार हो जाता है और उसको क्लारा ने काफी अच्छे से डेकोरेट किया होता है। अब अगले
अगले दिन सारे बच्चे अपने बैटलर पार्टी के लिए स्कूल जाने लग जाते हैं। आस्मोडियस अपने बैटलर से बोलता है कि मॉम को स्कूल में बिल्कुल मत आने देना। और दूसरी तरफ हम किरियो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि इरोमा अपने प्लान को सक्सेस करने का टाइम आ चुका है। दरअसल वो इस टाइम पर इरोमा से बात नहीं कर रहा होता, वो तो इरोमा का यूज करने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की बैटरा पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने बैटरा का प्रमोशन करते हैं और बताते हैं कि उनके बैटरा में क्या होता है और क्या नहीं होता। और इरोमा के गैंग डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए इस पूरी बैटरा पार्टी में घूमेंगे और देखेंगे कि सारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तभी किरियो वहाँ पर कुछ काम का बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाता है। खैर इसके बाद सबसे पहले ये लोग खाना बनाने वाले बैटरा के पास जाते हैं, जहाँ पर इरोमा तो उनका सारा खाना खत्म कर देता है। इसके बाद ये लोग साबनोक के बैटरा में जाते हैं, जहाँ पर साबनोक बोलता है कि मैं एक रोल प्ले करूंगा जिसमें कि डीमन किंग मैं बनूंगा। पता नहीं इसके सर से डीमन किंग का भूत कब उतरेगा। खैर तभी वहाँ पर इरोमा की क्लास के और भी बच्चे आ जाते हैं, जो कि इरोमा को अपने अपने बैटरा के बारे में बताने लगते हैं। उनकी बात सुनने के बाद इरोमा को लगता है कि हमारे इस बैटरा पार्टी को जीतने के चांस ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि एक पार्टी को जीतने के चांस जब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब तुम्हारी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और हम तो पटाखे फोड़ने वाले हैं, वो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है जो कि सबको पसंद आता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं आस्मोडियस क्लारा से कहता है कि इन पटाखों को इरोमा फोड़ेगा क्योंकि वही डिजर्व करता है। बट बातों बातों में ही क्लारा उन पटाखों के ऊपर आग लगा देती है। ये लोग उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बुझा नहीं पाते, जिसकी वजह से आस्मोडियस उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और इन लोगों को लगता है कि ये पटाखा बस फूटने ही वाला है, लेकिन ये लोग गलत होते हैं, वो पटाखा फूटता ही नहीं है। आस्मोडियस क्लारा को बहुत डांटता है, कहता है क्लारा आखिर तुमने क्या किया, अगर ये पटाखा अभी फूट जाता तो हम कल क्या करते। बट तभी वो लोग जाकर लॉन्च पैड के अंदर देखते हैं, उसके अंदर तो पटाखा होता ही नहीं है। आस्मोडियस कहता है कि क्लारा आखिर तुमने पटाखा कहाँ रखा है। क्लारा कहती है मुझे नहीं पता। आस्मोडियस कहता है पटाखा भी नहीं है, किरियो भी नहीं है, क्या पता किरियो तो इस पटाखे को नहीं ले गया। इसके बाद हम किरियो को देखते हैं जो कि असल में उस पटाखे को लेकर अपने सीक्रेट रूम में आ जाता है और वहाँ से खड़े होकर लोगों को देख रहा होता है। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि किरियो के बड़े भाई ने किरियो का ब्रेन वॉश किया होता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर किरियो अपने गले में मौजूद उस पेंडेंट को तोड़ देता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस स्कूल के चारों तरफ एक ग्लास सा बैरियर बन जाता है, जिसके आर पर ना ही कोई जा सकता है और ना ही कोई आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी बच्चों के साथ साथ इरोमा की पूरी गैंग भी इस बैरियर में फंस जाती है, वो ना ही आगे जा पाती है और ना ही पीछे आ पाती है। इसके बाद हम कालीगो सेंस को देखते हैं जो कि इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है और ये बैरियर जैसे ही टूटता है ये वापस से वैसे ही बन जाता है। ये देखकर कालीगो सेंस कहता है कि ये मैजिक किसी हाई रैंकिंग डीमन ने ही किया होगा जिसका रैंक 9 या फिर 10 होगा। तभी वो सोचता है कि सालेमान यानी कि इरोमा के दादाजी भी इस समय स्कूल में नहीं है, तो ये जरूर किसी की सोची समझी साजिश होगी कि उन्होंने इरोमा के दादाजी को स्कूल से बाहर निकलवाया और फिर स्कूल के ऊपर मैजिक किया। इसके बाद कालीगो सेंस एक प्लान बनाता है, वो सभी से बोल देता है कि वो जाकर स्कूल में अनाउंसमेंट कर दे कि ये सब कुछ जो स्कूल में हो रहा है ये इस पार्टी का ही हिस्सा है और जो भी बच्चा इस बैरियर को आसानी से पार करेगा उसको बहुत बड़ा सा प्राइज मिलेगा। अब कालीगो सेंस इसलिए ऐसा करता है ताकि कोई भी बच्चा पैनिक ना हो। इसके बाद आधे से ज्यादा बच्चे टीचरों की मदद से इनर कोर्टयार्ड तक पहुंच जाते हैं और किरियो भी सभी बच्चों को एक एक कर इस मिडिल कोर्टयार्ड तक पहुंचाने लगता है। तभी किरियो नोटिस करता है कि उसकी तरफ कोई भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। किरियो सोचता है कि जरूर ये इरोमा होगा। तभी उसको याद आता है कि ये इरोमा कैसे हो सकता है, उसने तो अपना पेंडेंट तोड़ दिया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इरोमा की गैंग मिलकर ये सब कुछ कर रही होती है, जहाँ पर क्लारा अपनी जेब में से पेपर डॉल निकालती है और आस्मोडियस उनको अपने मैजिक की मदद से हर तरफ भेजता है, जिससे कि इन लोगों को पता चलता है कि कौन सी जगह इस समय खाली है, जिसकी मदद से ये लोग एक मैप बना लेते हैं। और फिर आस्मोडियस इरोमा को कॉल पर सारे रास्ते बताता रहता है कि उसको किधर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कालीगो सेंस को ये बात पता चल जाती है कि इन सब के पीछे किरियो ही है। और दूसरी तरफ किरियो अपने मेन मशीन के अंदर उस पटाखे को लगा देता है और बस उसको एक्टिवेट कर नहीं जाता है, लेकिन इरोमा जैसे तैसे कर किरियो के पास पहुंच जाता है और किरियो से बोलता है कि किरियो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी किरियो इरोमा को अपने सारे प्लान्स के बारे में बता देता
देता है कि वो किस तरीके से इस स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अब किरियो इरोमा को अपने एक बैक स्टोरी बताता है कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हुआ करती थी, लेकिन एक लौता वही ऐसा पैदा हुआ था वहाँ पर जिसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। और वहाँ पर भी इसी वजह से सारे बच्चे किरियो को बुली करा करते थे। लेकिन वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी अच्छी दोस्त बन गई और वो भी मेरी ही तरह थी, वो भी ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पाती थी और उसके पास एक खूबसूरत सा रिबन हुआ करता था जो कि उसने मुझे दे दिया था। और एक दिन हम दोनों ऐसे ही बस बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और हमें परेशान करने लगे और उनमें से एक ने उसका रिबन लेकर पानी में फेंक दिया। मैंने उसको बचाने की कोशिश करी लेकिन मेरा मैजिक काफी कमजोर था जिसकी वजह से मैं उसको रोक नहीं पाया और इसी के साथ उसका वो रिबन भी पानी में बह गया। तभी मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, वो रोने लगी थी और उसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों खुशी मिल रही थी। तभी से मैंने सोच लिया कि अब से मैं लोगों को बस दुख ही दूंगा और उनको देखकर खुश होऊंगा। और फिर किरियो इरोमा को बताता है कि इसके बाद आकर मैंने इस बैटरा को ज्वाइन किया। तब मैं यहाँ पर अपने एक भाई से मिला और उसको मैंने अपनी सारी बातें बताई। ये सुनकर उसने बोला कि तुम तो सच में एक प्योर डीमन हो जिसको कि दूसरों को दुख देखकर काफी खुशी मिलती है। और फिर उसने मुझको एक ड्रिंक दी और बोला इसको पियो और हमारे जैसा ही बन जाओ। इसके बाद किरियो इरोमा से बोलता है तो आज के दिन मैं तुमको भी दुख ही दूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी और तुमको देखकर मैं खुशियां मनाऊंगा। लेकिन इरोमा ये सब कुछ सुनने के बाद भी बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और वो उस मशीन के आगे डब्बे लगाता है और उस पर चढ़कर उस पटाखे को ले लेता है और कहता है मैं तुमको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा और मैं इस पटाखे को इस विंडो से बाहर फेंक दूंगा। किरियो कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विंडो काफी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर से बनी हुई है, तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसको तो बस सालेवान ही तोड़ सकता है। बट इरोमा अपने रिंग की पावर्स को 3rd लेवल पर करता है लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने रिंग के लेवल को फाइनल मोड पर कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर उस रिंग से एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस बैरियर को तोड़ता हुआ उस पटाखे को लेकर आसमान में उड़ जाता है और वो पटाखा जाकर आसमान में फूट जाता है, जिसको देखकर सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं सच में इरोमा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन तभी इन सब के ऊपर एक और खतरा आ जाता है, आसमान से कुछ म्यूटेरॉइड से गिरने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर कालिगो सेंस और रॉबिन सेंस एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर खड़े होते हैं, जहाँ पर रॉबिन सेंस एक धनुष चलाता है जिसके ऊपर उसने एक लेटर लिखा होता है जो कि सीधा सालेवान के पास जाएगा ताकि सालेवान जल्दी ही इस स्कूल में आ सके। अब सालेवान को जैसे ही ये लेटर मिलता है वो जल्दी से स्कूल आ जाता है। वो जैसे स्कूल पहुंचता है वो देखता है काफी सारे म्यूटेरॉइड स्कूल की तरफ गिर रहे होते हैं। तभी सालेवान अपना मैजिक यूज करता है। उसका पहला ही मैजिक इतना ज्यादा अमेजिंग होता है कि वो टाइम को रोक देता है और फिर सारे म्यूटेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा सालेवान की गोद में लेटा होता है। इरोमा सालेवान से पूछता है कि दादाजी आखिर किरियो का क्या हुआ। इरोमा के दादाजी बताते हैं हम सारे टीचर जैसे ही किरियो के रूम में गए वहाँ पर किरियो आराम से बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर पुलिस भी आ गई और किरियो को पकड़ लिया गया। इसके बाद इरोमा के दादाजी इरोमा को दिखाते हैं कि सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है और सारे बच्चे इरोमा के पटाखों की वजह से काफी ज्यादा खुश है। खैर इसके बाद हम देखते हैं वापस ये बैटरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने बैटरा की तैयारी करने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और साथ ही क्लारा की पूरी फैमिली आ जाती है और वहाँ पर आस्मोडियस की मॉम भी उसके मना करने के बावजूद भी पहुँच जाती है और इरोमा से फ्लर्ट करने लगती है। इरोमा सभी की फैमिली को देखकर सोचता है कि काश मेरी भी फैमिली आज यहाँ पर होती और मैं उनके साथ एंजॉय करता। तभी वहाँ पर इरोमा के दादाजी और ओपेरा भी आ जाते हैं और इरोमा के साथ पूरे दिन रहते हैं और मजे करने लगते हैं और ओपेरा तो वहाँ पर सारे बच्चों के गेम जीतने लग जाता है और काफी सारे प्राइज जीत जाता है। और आखिर में ये बैटलर पार्टी खत्म होने को आ जाती है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि कुछ ही देर में बता दिया जाएगा कि इस बैटलर पार्टी का विनर कौन है। इसके बाद बताया जाता है कि 3rd नंबर पे जो बैटरा आया है वो है सक्यूबस बैटरा, क्योंकि जब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी तो इन्हीं लोगों ने सभी को शांत किया था। इसके बाद 2nd नंबर पे आता है द न्यू मैजिक बैटरा, क्योंकि इन्होंने न्यू मैजिक को इन्वेंट किया था। और जब नंबर 1 प्राइज देने की बारी आती है तो सभी को ये लगता है कि इरोमा की टीम को ही नंबर 1 प्राइज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और नंबर 1 प्राइज दे दिया जाता है ब्रॉडकास्ट बैटरा को, क्योंकि पूरे इवेंट के दौरान इन्हीं ने ही
लोगों को ब्रॉडकास्ट किया था। और इसी के साथ इरोमा की टीम का पोपट हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी कालीको सेंस स्टेज पर आता है और बोलता है कि एक ऐसा बैटरा है जिनको की पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन मैं उनको प्राइज देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने बैटरा को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया और साथ ही साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज में भी हमारा साथ दिया जो कि मैं आप सबको नहीं बता सकता। और ये बैटरा होता है इरोमा की गैंग का। कालीको सेंस कहता है कि मैं इनको प्राइज के तौर पर इनमें से एक का रैंक अप करूंगा। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि किसका रैंक अप होगा। आस्मोडियस और क्लारा इरोमा को आगे भेजते हैं, जिसके बाद कालीको सेंस इरोमा का रैंक अप कर देता है। उसका रैंक 2 से बढ़कर 3 हो जाता है। इसके बाद कालीको सेंस इरोमा से धीरे से कहता है कि इस बार तुमने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली थी जो कि खतरनाक हो सकता था, और अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें मुझे बताना है क्योंकि मैं तुम्हारा फैमिलियर भी हूँ और साथ ही तुम्हारा टीचर भी हूँ। खैर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर इरोमा बड़े ही आराम से स्कूल में घूम रहा होता है। तभी पीछे से आमिरी के डैड आ जाते हैं। इरोमा को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और अब वो इरोमा को ले जाकर एक बेंच पर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ के बॉर्डर का पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ये है कि अगर इस डीमन वर्ल्ड में कोई गलती से इंसान आ जाए तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। ये सुनते ही इरोमा की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि आप उसको पकड़कर क्या करते हो। वो कहता है कि मैं उसको पकड़कर उसमें नमक मिर्ची डालकर खा जाता हूँ। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो बताता है कि असल में मेरा काम ये है कि अगर यहाँ पर कोई गलती से आ जाए तो मैं उसको वापस से उसके ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता हूँ और यहाँ की सारी मेमोरीज को इरेज कर देता हूँ। और फिर वो इरोमा से इनडायरेक्टली बोलता है कि अगर तुमको पता हो कि यहाँ पर कोई इंसान है तो तुम मुझे बता देना, मैं उसको वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दूंगा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर आस्मोडियस और क्लारा मिलकर इरोमा का न्यूज़पेपर लगा रहे होते हैं जहाँ पर इरोमा का रैंक अप हो चुका होता है। तभी वहाँ पर इरोमा भी आ जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर उनकी क्लास के कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि इरोमा क्या तुमको डेमी डॉल के बारे में पता है। इरोमा कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो लोग बताते हैं कि दरअसल डेमी डॉल वो होती हैं जब कोई डीमन अपना संतुलन खो देता है और वो किसी और चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो वो डेमी डॉल का कॉन्सेप्ट दिखता है ताकि वो अपने सही रास्ते पर वापस आ सके। और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल के पास में ही एक डेमी डॉल जिसका नाम कुरुमो होता है उसका कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्या तुम चलोगे। फिर इसके बाद हम वापस से उसी डेमी डॉल कुरुमो को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट की तैयारी बस कर ही रही होती है। तभी वो अपना विग हटाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की तो इरोमा की क्लासमेट ही होती है। इसके बाद हमें इसका एक पास्ट का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक आइस मैजिक फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसका आइस मैजिक इतना खास नहीं था जिसकी वजह से इसके मॉम इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और इसके बाकी भाई बहनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन इसके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। ये डिसाइड करती है कि ये अपने क्यूटनेस का ही फायदा उठाएगी और सभी लोगों का दिल जीतेगी। खैर तभी कुरुमो न्यूज़पेपर देखती है जहाँ पर इरोमा वापस से न्यूज़पेपर पर टॉप पर आ रखा होता है। ये देखकर कुरुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस मैजिक का यूज़ कर देती है और बोलती है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टॉप आने की, लेकिन मैं कभी भी नहीं आ पाती और ये लड़का वापस से टॉप आ गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कुरु तुम अपने मैजिक का यूज़ मत करो, नहीं तो तुम्हारे सीक्रेट के बारे में यहाँ पर सबको पता चल जाएगा। खैर इसके बाद वो अपना मूड ठीक करते हुए अपने कॉन्सर्ट को करने के लिए जैसे ही स्टेज पर जाती है वो देखती है कि इरोमा उसके कॉन्सर्ट को देखने के लिए आया होता है, जिसको देखकर वो वापस से भड़क जाती है। इसके बाद हमें वापस से बैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरोमा को एक लकी ड्रॉ मिलता है जिससे कि वो कुरु से फेस टू फेस बातें कर सकता है उसके साथ बैठकर। इसके बाद ये लोग साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर कुरु की तो हालत ही खराब हो रखी होती है, लेकिन इरोमा उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कैसे कर लेती हो, ये सब भी और साथ ही पढ़ाई भी। मैं तो कितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की नज़रों में ना आ सकूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार लोगों की नज़रों में आ जाता हूँ। ये सुनते ही कुरु वापस से गुस्सा हो जाती है और उसको जमा देती है। इसके बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। इरोमा कहता है चलो ठीक है हम अब कल स्कूल में मिलते हैं। ये सुनते ही कुरु को समझ में आ जाता है कि इरोमा को पता चल चुका है कि वो कुरु है। तभी वो इरोमा से पूछती है कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि मैं ही तुम्हारी क्लासमेट हूँ। इरोमा कहता है दरअसल तुम हमेशा मुट्ठी बंद करके रखती हो, तो तुमने अभी भी मुट्ठी बंद कर रखी थी इसीलिए मुझे पता चल गया, और साथ ही साथ तुम्हारे ग्लासेस की वजह से। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा टेंशन
में आ जाती है और वो अपने सारे मैजिकल पावर का यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मैनेजर आ जाती है और वो इरोमा से पूछती है कि आखिर कुरु बेहोश कैसे हो गई। इरोमा बताता है कि दरअसल उसने अपने सारे मैजिकल पावर का यूज कर लिया था गुस्से में, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। कुरु की मैनेजर बोलती है कि हाँ, इसके साथ अक्सर ऐसा होता है, अब इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही देर में इसका कॉन्सर्ट होने वाला है और फिर उसकी मैनेजर बोलती है कि इसको जल्दी ठीक करने का एक रास्ता यही है, इसकी फैमिली को यहाँ पर बुला दिया जाए। लेकिन वो भी इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुरु होश में आती है। वो देखती है कि बाहर काफी सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। वो जाकर देखती है कि स्टेज पर तो परफॉर्मेंस चल रही होती है और ये परफॉर्मेंस ये 3 लोग कर रहे होते हैं, आस्मोडियस, क्लारा और हमारा इरोमा। और फिर कुरु की मैनेजर बताती है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर आई थी और तुमको यहाँ पर ठीक कर चली गई। और फिर वो मैनेजर कुरु को बताती है कि इरोमा की गैंग ने हमसे पूछा था कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड करा कि वो ये डायमंड डॉल बनकर यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके बाद ये तीनों ही डायमंड डॉल बन गए और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके बाद कुरु भी इरोमा को ज्वाइन कर लेती है और फिर ये परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कुरु की मैनेजर इरोमा को बताती है कि यहाँ पर कुरु के पेरेंट्स आए थे और वो कुरु को लेकर अब काफी ज्यादा खुश है और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर इरोमा अपने स्कूल जाता है और स्कूल को अटेंड करता है। इसके बाद वो काफी सारे डीमंस के साथ खेलने लग जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद इरोमा रात को सोने के लिए जाता है और तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो इन डीमन वर्ल्ड में काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गया है और यहीं की तरह रहने लग चुका है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। इस वजह से वो अगले दिन भी काफी ज्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर क्लारा और आस्मोडियस सोचते हैं कि इरोमा काफी थक चुका है, जिसकी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इरोमा के लिए खाना बनाएंगे। इसके बाद पहले तो आस्मोडियस और क्लारा मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही अलग अलग खाना बनाएंगे और इरोमा को खाना टेस्ट कराएंगे। जिसका भी खाना इरोमा को पसंद आएगा वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। इसके बाद ये दोनों कुछ अजीब सा बनाकर इरोमा के पास लेकर जाते हैं। इरोमा कहता है ये दोनों ही देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं और वो बोलता है लेकिन अगर इन दोनों ही डिशेस को एक साथ खाया जाए तो सच में ये और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाएंगे। जिस तरीके से हम तीनों एक साथ दोस्त बनकर रहेंगे तो हमारी दोस्ती और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद क्लारा और आस्मोडियस की दोस्ती वापस से हो जाती है और ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। लेकिन मैं आपको सीजन 2 का एक थोड़ा सा ट्रेलर देती हूँ, जिसमें कि ये होता है कि पहले तो इरोमा के दादाजी जैसे इरोमा को उठाने के लिए उसके रूम में आते हैं। इरोमा गुस्से में उठता है और बोलता है ए बुड्ढे, मेरे को क्यों उठा रहा है। सो दोस्तों सीजन 2 में पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है कि इरोमा का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि सीजन 2 में ऐसा क्या होने वाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि मुझे सीजन 2 एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।